हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलील वाजपेयी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूं साइंस सेगमेंट से रिलेटेड कुछ अच्छे टॉपिक्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और छोटा सा टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम का नियम। देखिए बच्चे, ओम्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। ठीक है भाई, और ये छोटा सा टॉपिक है तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं और आपको ओम्स लॉ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ किससे रिलेटेड है? ओम का नियम किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपका रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध से रिलेटेड ये आपका कॉन्सेप्ट है ओम का नियम। ओम ने क्या देखा? ओम ने ये देखा कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बस ओवरव्यू लेकर चल रहा हूँ कि जब कभी भी किसी कंडक्टर में, याद रखिएगा कंडक्टर के लिए ये बात पॉसिबल है, ओम का नियम सिर्फ कंडक्टर्स के लिए ही सही है। ठीक है, ये सेमी कंडक्टर्स में नहीं लगता। ये किसके लिए फॉलो होता है भाई? कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स यानी कि चालक, चालकों पर ओम का नियम लगता है, बाकी सेमी कंडक्टर पर ओम का नियम फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के लिए अगर आप उस कंडक्टर में वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो हमें पता है कि करंट भी इंक्रीज होगी। ये ओम ने एक्सपेरिमेंट करके देखा। क्या देखा? कि जब किसी कंडक्टर में या चालक में वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो उसमें करंट का अमाउंट भी बढ़ता है। इसका मतलब वोल्टेज और करंट क्या हो गए बच्चों? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, अनुक्रमानुपाती हो गए। अच्छा, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो आपको पता है कि एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? V = IR। यही R हमारा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और यही यहाँ पर क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। इसे ही क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का आपको क्या पता चला? ओम का नियम कहता है कि किसी भी चालक में या कंडक्टर में अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट का अमाउंट भी इंक्रीज होगा। अच्छा, तो दो एक दूसरे के क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट आया जिसका नाम था रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ओके, तो ये हो गया आपका ओम का नियम। ये जो R आपका निकल के आता है बच्चों, ये R क्या बनता है? V/I। इसका मतलब R की यूनिट क्या बनी? यूनिट यानी कि मात्रक। तो R की आपकी यूनिट बनती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है भाई, वोल्ट पर मीटर आपकी यूनिट बनती है, और इसका यूनिट एक और होता है क्योंकि ये साइंटिस्ट ओम थे, ओम के नाम पर ये ओम का सिंबल। ठीक है, तो इसकी एक यूनिट ओम भी होती है। तो रेजिस्टेंस की आपकी यूनिट पता चल गई आपको। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर, और इसको ओम भी कहा जाता है। इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन भी आप आसानी से निकाल सकते हो। करंट की आपको पता है A होती है, और वोल्ट आपका E/ क्या हो जाता है? Q हो जाता है। वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ये बातें यहाँ पता चल गई। ओके, चलिए अब हम छोटी छोटी और बातें करते हैं इससे रिलेटेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, मैं आपको वही पॉइंट बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ज़्यादा कहानी आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। ओके, चलिए आगे आते हैं भाई। हमने जाना क्या रेजिस्टेंस क्या कैसे निकल के आया और ओम का नियम में कैसे इसको फॉलो किया जाता है, लेकिन आपको एक फॉर्मूला मिल गया बच्चों, R = V/I। तो क्वेश्चन क्या आता है पेपर में कि R जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, ये किस पर डिपेंड करता है या किन फैक्टर्स को ये डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ फॉर्मूले से दिख रहा है कि वोल्टेज और करंट। तो क्या वोल्टेज और करंट पर R डिपेंड करता है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, आपका रेजिस्टेंस, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस कभी भी वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता। तो किस पर डिपेंड करता है? तो प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ρL/A पर।
ये फॉर्मूला आपको प्रूविंग से मतलब नहीं है, बस फॉर्मूला अच्छे से समझिए। रो क्या है? रो है यहाँ पर बच्चे, इसको रो बोलते हैं। ये है आपका रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। एल क्या है? लेंथ यानी कि लंबाई। ए क्या है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो तीन चीजों पर निर्भर करता है किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध, यानी कि जो आपका कंडक्टिंग वायर है उसका प्रतिरोध उस वायर की रेजिस्टिविटी पर, उसकी लेंथ पर और उसके एरिया पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहला केस। यही आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है, यानी कि अगर किसी वायर की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। अगर आपने लंबाई कर दी है 2L तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। ठीक है, 4 किया तो 4 टाइम्स, 6 किया तो 6 टाइम्स, ऐसे करते हुए बढ़ेगा। ठीक, सेकंड केस, सेकंड केस बच्चों, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि अगर आपने वायर का एरिया बढ़ा दिया, क्षेत्रफल बढ़ा दिया, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा सेम रेशियो में। मतलब अगर आप एरिया डबल कर देते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एरिया 4 गुना करोगे तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, 8 गुना किया तो 1/8 हो गया। इस तरीके से ये दोनों रिलेशन आपको अच्छे से याद रखने हैं, यही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखना है। फिर आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नोट जरूर करते चलिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स। ओके, तो हमें रेजिस्टेंस पता चल गया। अच्छा, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं वो बता दूं, उसके बाद हम रेजिस्टिविटी पढ़ा के आपको ये। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बच्चों यहाँ पर कि ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कितने प्रकार का होता है। तो रेजिस्टेंस के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 2 प्रकार के। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है भाई, इंटरनल का मतलब आंतरिक प्रतिरोध, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। और ये होता है बाह्य प्रतिरोध। ठीक है भाई, बाह्य प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब जो कंडक्टिंग वायर आप ले रहे हो ना बच्चों, उस वायर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट का फ्लो का मतलब क्या है? चार्ज फ्लो। तो जो चार्ज फ्लो होता है ना किसी वायर में, जैसे ये वायर है, अब इस वायर में जब चार्ज फ्लो होगा ना बच्चे, तो वो चार्ज आपस में टकराएगा भी। उनके टकराने की वजह से, कोलिजन की वजह से, चार्जेस के कोलिजन की वजह से जो एनर्जी का लॉस हुआ, वही हम क्या कहते हैं? उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब ड्यू टू द कोलिजन ऑफ चार्जेस, ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन चार्जेस। जो चार्ज आपका वायर में फ्लो हो रहा है, उनके कोलिजन की वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, उसे हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। और एक्सटर्नल तो आप आराम से बाहर लगाते हो एक रेजिस्टेंस, क्या कहते हो? बाहर एक रेजिस्टेंस लगाते हो तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो आपको रेजिस्टेंस के टाइप समझ में आ गए। 2 प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल रेजिस्टेंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो। जैसे कि आप एक अच्छा सा कंडक्टिंग वायर ले रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है इंटरनल, और प्लास्टिक वगैरह ले रहे हो तो उसका तो होता ही नहीं है। ठीक है भाई, उसका रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो होती। अच्छा, तो हम रेजिस्टेंस के टाइप जान गए। अब हम बात करने वाले हैं टॉपिक छोटा सा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता। ठीक भाई, प्रतिरोधकता क्या होती है? बस इसको ऐसे समझिए आप कि ये क्या है? किसी भी मटेरियल का करंट को अपोज करने की क्षमता उसकी रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता कहलाती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये कंडक्टिंग वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो ये 5 ओम इसका रेजिस्टेंस ये बता रहा है कि ये 5 ओम जो है ये कितनी करंट को कंट्रोल कर पाएगा।
ठीक है भाई। तो रेजिस्टिविटी क्या बताती है? किसी भी मटेरियल की करंट को रेजिस्ट करने की, मतलब रोकने की जो क्षमता है वो बताती है कौन? रेजिस्टिविटी बताती है, उसकी प्रतिरोधकता बताती है। ठीक है भाई, करंट को रोकने की क्षमता ही मटेरियल की क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता कहलाती है। अच्छा, अब आपने फॉर्मूला भी क्या पढ़ा बच्चों? रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालोगे ए आर अपॉन एल। तो आपसे फिर वही क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस के लिए पूछा गया, क्या कि भाई रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड है? तो आपने कहा कि वोल्टेज और करंट, जो मैंने कहा नहीं, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी पर। तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड है? तो आप कहोगे सर एरिया, रेजिस्टेंस और लेंथ पर, जो कि यहाँ भी गलत हो जाता है। ठीक है भाई, जो रेजिस्टिविटी है, रो है, वो बच्चे सिर्फ दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है बच्चों टेम्परेचर यानी कि तापमान पर, और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है भाई, इन दो फैक्टर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। किसी भी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो उसकी लंबाई और एरिया पर निर्भर करता है। किसी भी चालक की प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और पदार्थ की प्रगति पर, कि आप कैसा पदार्थ ले रहे हो, आप कॉपर ले रहे हो, आयरन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है भाई, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखिएगा। अच्छा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या निकल के आती है? रेजिस्टिविटी की यूनिट बच्चों निकल के आती है ओम मीटर। याद रखिएगा, किसी भी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, ये यूनिट पेपर में आती है। ओके भाई, चलो इसको हटा दें, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए और चीज़ें नोट कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और पिछली क्लासेस में बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अब एक लास्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ का ग्राफ, क्योंकि कभी कभी हो सकता है आप एनडीएस सीडीएस वगैरह में ग्राफ भी आ जाता है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ओम्स लॉ सिर्फ कंडक्टर्स के लिए ही सही होता है। ठीक है भाई, ग्राफ कैसे बनता है? वी आई ग्राफ बनेगा, आई करंट, वी वोल्टेज। हमेशा इसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, याद रखना, हमेशा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। और कैसा ग्राफ मिलेगा बच्चों? हमेशा स्ट्रेट लाइन, वी इक्वल्स टू आई आर। दिस इज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है भाई, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ हम बनाएंगे वो हमें रेजिस्टेंस देगा, और हमेशा कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ। क्लियर भाई? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। इससे जितने भी मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें जरूर रिमेंबर रखिएगा। पेपर में आए जरूर हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको आई होप समझ में आए होंगे। और क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, आप नोट्स के लिए, PDF के लिए या किसी भी तरह की क्वेरी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ही ज्वाइन सकते हैं। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक को के थ्रू हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग टुडेज सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे वीडियोस के साथ और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।